मैं आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बताता हूँ। उससे पहले आपको समझना होगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मॉडल। ये जो फिगर में आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दिख रही है, इस मॉडल के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था डिमांड सप्लाई मॉडल, उसी तरह यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वहाँ पे डिसाइड होती है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका कर्व जो दिख रहा है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, वो अपवर्ड स्लोपिंग है। और ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है। उसी तरह एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये यहाँ पे कट कर रहा है, और अगर ये इस जगह पे कट रहा है तो प्राइस लेवल ये रहेगा। ठीक है, और क्वांटिटी ये होगा। तो ये एक सिंपल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। देखो, एग्रीगेट डिमांड इज एन इकोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स फॉर टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जब हम मेजरमेंट करते हैं कि पब्लिक जो है वो डिमांड कर रही है ऑल गुड्स एंड सर्विस की, तो वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। मतलब कि इकोनॉमी में छोटे छोटे चीज जैसे जितने भी सामान है साल भर में जिनका जो डिमांड हुआ उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट वो ये बताता है कि टोटल इकोनॉमी में लोग कितना डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, एग्रीगेट डिमांड इज एक्सप्रेस्ड एज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्सचेंज फॉर दोज गुड्स एंड सर्विस एज ए स्पेसिफिक प्राइस लेवल एंड अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो ये बताता है कि कितने अमाउंट ऑफ मनी जो है वो गुड्स और सर्विस के लिए एक्सचेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो अलजेब्रिकली डिफाइन होता है, जिसको C प्लस आई प्लस जी प्लस NX बोलते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आपको डिटेल में तब बताऊंगा जब आपको केन्सियन क्रॉस मॉडल पढ़ाऊंगा, और आपको ये जानकर आश्चर्य लगेगा कि अमेरिका में जो GDP निकालते हैं वो इसी मेथड से निकालते हैं। ये जो एग्रीगेट डिमांड वाला जो मेथड है इसको GDP के एक्सपेंडिचर मेथड को में भी गिना जाता है। यहाँ C क्या है? कंजम्पशन फंक्शन है। आप नॉर्मली ये समझिए कि कंजम्पशन फंक्शन जब मैं आपको बताऊंगा कभी डिटेल में कि इन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या था, उसमें आप जानेंगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। तो फिर आप वहां से समझेंगे सारा चीज कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है। फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या है? तो इन्वेस्टमेंट डिमांड ये है कि प्राइवेट जितनी भी फर्म है वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिमांड कर रही है वो इन्वेस्टमेंट है। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? जी, यहाँ पे जी का मतलब यहाँ पे होता है कि गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंस किए, और NX यानी एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जो है वो क्या है किसी इकोनॉमी की। तो एग्रीगेट डिमांड जो होता है किसी भी इकोनॉमी का वो C प्लस आई प्लस जी प्लस NX होता है। लेकिन आपको ये समझना है नॉर्मली कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड इकोनॉमी के अंदर, और आपको ये समझना है नॉर्मली सिंपल डिमांड सप्लाई मॉडल का कि ये एक डिमांड कर्व है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और ये डिनोट करता है इकोनॉमी के टोटल डिमांड को।
अब जब मैंने आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बता दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन फंक्शन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि सप्लाई फैक्टर भी जो है ना, सप्लाई साइड, वो प्राइस को डिटरमाइन करता है। देखिए ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, वो केन्सियन रेंज है। आप देखेंगे ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व इकोनॉमी की है, यहाँ से यहाँ तक केन्सियन रेंज माना जाता है। इस रेंज में क्या होता है, आउटपुट तो बढ़ता है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ती। सप्लाई कर्व जो है वो हॉरिजेंटल होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व है, अगर मान लो ये केन्सियन रेंज में, तो अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व जो अगर इस तरफ शिफ्ट होता है तो आउटपुट तो बढ़ेगा लेकिन प्राइस नहीं बढ़ेगी। इस रेंज को हम केन्सियन रेंज कहते हैं। और इस जगह पे जब इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है विदाउट इन्फ्लेशन के, तो वो हो जाता है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट रेंज होता है। इंटरमीडिएट रेंज में क्या होता है, सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इस रेंज में अगर एग्रीगेट डिमांड अगर शिफ्ट हो रहा है तो आउटपुट तो बढ़ेगा ही, साथ के साथ प्राइस भी बढ़ जाता है। आप देखेंगे ये देखो, ये इस जगह पे प्राइस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है बनिस्बत इसके जगह के। इस जगह पे जो प्राइस है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा है। फिर जो थर्ड होता है वो हमारा क्लासिकल रेंज होता है। क्लासिकल रेंज का मतलब ये हो गया कि अगर आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे तो केवल इन्फ्लेशन ही आएगा, क्योंकि क्लासिकल ये मानते थे कि सप्लाई कर्व जो होता है वो वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल जब एक्सिस पे जब सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से सिर्फ इन्फ्लेशन आएगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा। जीडीपी को बढ़ाने के लिए इस रेंज में अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो कभी नहीं बढ़ेगा। इस लेवल पे हमेशा क्या होगा, केवल प्राइस ही बढ़ेगा, प्राइस ही बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखें जीडीपी और रॉयल डोमेस्टिक आउटपुट एक फिक्स अमाउंट पे आ चुका है। आप देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड के शिफ्ट करने से केवल इन्फ्लेशन आएगा और फिर इस जगह पे क्लासिकल रेंज पे केन्सियन पॉलिसी काम नहीं आती। केन्स का रेंज ये है कि आप बिना इन्फ्लेशन के डिमांड कर्व को शिफ्ट करके जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। इंटरमीडिएट रेंज में आपको दोनों को देखना पड़ेगा, आपका प्राइस लेवल भी बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगा। और क्लासिकल रेंज में क्या होगा, इस रेंज में केवल प्राइस बढ़ेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। अब मैं आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बता दिया, अब मैं आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड व्हेन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स intermediate goods increases and there will be increase in labor cost of production in the industry। देखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बेसिकली सप्लाई साइड से आता है और इसका ये मानना है कि जब कभी भी रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स के कोई कॉस्ट बढ़ते हैं या फिर लेबर के वेज सैलरी वगैरह बढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। इससे होता क्या है बेसिकली कि कॉस्ट कर्व जो होता है ना वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बहुत से फैक्टर से हो सकता है। पहला हो सकता है हाई वेज रेट ऑफ लेबर। लेबर के अगर हाई वेज रेट अगर लेने लगते हैं वो लोग, तो उससे क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाता है। फिर दूसरी बात होती है मार्केट स्ट्रक्चर की, कि अगर मोनोपोली है तो वो लोग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा लेंगे, तो वहाँ पे भी क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है।
अब जब मैंने आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बता दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन फंक्शन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि सप्लाई फैक्टर भी जो है ना, सप्लाई साइड, वो प्राइस को डिटरमाइन करता है। देखिए ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो केन्सियन रेंज है। आप देखेंगे ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व इकोनॉमी की है, यहाँ से यहाँ तक केन्सियन रेंज माना जाता है। इस रेंज में क्या होता है, आउटपुट तो बढ़ता है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ती। सप्लाई कर्व जो है वो हॉरिजेंटल होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व है, अगर मान लो ये केन्सियन रेंज में, तो अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व जो अगर इस तरफ शिफ्ट होता है तो आउटपुट तो बढ़ेगा लेकिन प्राइस नहीं बढ़ेगी। इस रेंज को हम केन्सियन रेंज कहते हैं। और इस जगह पे जब इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है विदाउट इन्फ्लेशन के, तो वो हो जाता है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट रेंज होता है। इंटरमीडिएट रेंज में क्या होता है, सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इस रेंज में अगर एग्रीगेट डिमांड अगर शिफ्ट हो रहा है तो आउटपुट तो बढ़ेगा ही, साथ के साथ प्राइस भी बढ़ जाता है। आप देखेंगे ये देखो, ये इस जगह पे प्राइस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है बनिस्पत इसके जगह के। इस जगह पे जो प्राइस है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा है। फिर जो थर्ड होता है वो हमारा क्लासिकल रेंज होता है। क्लासिकल रेंज का मतलब ये हो गया कि अगर आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे तो केवल इन्फ्लेशन ही आएगा, क्योंकि क्लासिकल ये मानते थे कि सप्लाई कर्व जो होता है वो वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल जब एक्सिस पे जब सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से सिर्फ इन्फ्लेशन आएगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा। जीडीपी को बढ़ाने के लिए इस रेंज में अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो कभी नहीं बढ़ेगा। इस लेवल पे हमेशा क्या होगा, केवल प्राइस ही बढ़ेगा, प्राइस ही बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखें जीडीपी और रॉयल डोमेस्टिक आउटपुट एक फिक्स अमाउंट पे आ चुका है। आप देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड के शिफ्ट करने से केवल इन्फ्लेशन आएगा। और फिर इस जगह पे क्लासिकल रेंज पे केन्सियन पॉलिसी काम नहीं आती। केन्स का रेंज ये है कि आप बिना इन्फ्लेशन के डिमांड कर्व को शिफ्ट करके जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। इंटरमीडिएट रेंज में आपको दोनों को देखना पड़ेगा, आपका प्राइस लेवल भी बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगा। और क्लासिकल रेंज में क्या होगा, इस रेंज में केवल प्राइस बढ़ेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। अब मैं आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बता दिया, अब मैं आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड व्हेन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स intermediate goods increases and there will be increase in labor cost of production in the industry। देखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बेसिकली सप्लाई साइड से आता है और इसका ये मानना है कि जब कभी भी रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स के कोई कॉस्ट बढ़ते हैं या फिर लेबर के वेज सैलरी वगैरह बढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। इससे होता क्या है बेसिकली कि कॉस्ट कर्व जो होता है ना वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बहुत से फैक्टर से हो सकता है। पहला हो सकता है हाई वेज रेट ऑफ लेबर। लेबर के अगर हाई वेज रेट अगर लेने लगते हैं वो लोग, तो उससे क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाता है। फिर दूसरी बात होती है मार्केट स्ट्रक्चर की, कि अगर मोनोपोली है तो वो लोग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा लेंगे, तो वहाँ पे भी क्या होता है, कॉस्ट बढ़